शॉर्टकट किसी चीज का नहीं होता। आप चाहे एलएलबी की तैयारी करो, आप चाहे वकालत करो, आप चाहे किसी भी फील्ड में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो, तो आप ये मत समझो कि मुझे 10 या 15 क्वेश्चन जो है वो तैयार करने हैं, बल्कि आपको होल सेल जो है पूरा सब्जेक्ट लेते हुए तैयारी करनी चाहिए। अब अपने बात कर रहे हैं न्यायिक सेवा या एलएलबी करने के पश्चात जो छात्रों को विभिन्न करियर बनाने के लिए जो लाइन मिलती है, चाहे वो जेएल हो, चाहे वो एपीपी हो, चाहे वो विधि सहायक हो, चाहे वो आपके न्यायिक सेवा हो, चाहे वो आपकी प्राइवेट एडवोकेसी कोई करना चाह रहा है तो वो फील्ड हो, इन सब के लिए ये आवश्यक है कि आप अपने आप को उसके काबिल बनाएं सबसे पहले। ठीक है, आप जैसे मान लो आरजेएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उसका सिलेबस देखें कि सिलेबस क्या है। पूरा सिलेबस आपने देख लिया कि इस फील्ड में जाना है तो ये हमारा जो है वो क्राइटेरिया है, और इस क्राइटेरिया को जब तक हम पूरी तरह से फुलफिल नहीं कर देते हैं तब तक हम उस एग्जाम में जाने के लायक नहीं होते। आपने सिलेबस देख लिया, अब उस सिलेबस को जो है वो निरंतरता के साथ में एक एक सब्जेक्ट को लेते हुए उसकी तैयारी में आपको जुट जाना है। आरजेएस की तैयारी के लिए या लो फील्ड में किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए ये आवश्यक है कि आप तैयारी करें और उसके साथ साथ जो है वो आप इन सबको रिवाइज भी करते रहें। जैसे आपने छोटे छोटे लोग जितने भी हैं वो हफ्ते के 6 दिन जो है वो तैयारी की, किसी भी एक सब्जेक्ट तैयार हो गया, आज एविडेंस एक्ट करने शुरू की। एविडेंस एक्ट हमारा 15 दिन या 20 दिन या महीने में जितने भी दिनों में तैयार होता है। अब ये नहीं है कि जो तैयार हो गया तो उसको छोड़ दो। जो जो सब्जेक्ट तैयार होते जा रहे हैं, हफ्ते में एक दिन हमें ऐसा रखना है जिसमें सारे के सारे सब्जेक्ट जो है वो वापस से रिवाइज होने चाहिए। पूरा जो है हम देखेंगे कि क्या हमने जो याद किया है उसे हम भूले तो नहीं है, और अगर कहीं कमजोर पड़े हैं या कुछ चीज जो है वो मिस हुई है आपसे, तो वापस उस चीज को जो है वो तैयार करो, वापस से रिवाइज करो, और देखो कि आप लोगों ने जो तैयारी की है। देखो, तैयारी करना तैयारी सभी करते हैं, लेकिन कंटिन्यूएशन के साथ तैयारी जो है वो बहुत कम स्टूडेंट जो है वो कर पाते हैं। आपने देखा होगा कि अभी जो लॉकडाउन चल रहा है इस दौरान जो है वो वैकेंसी निकल नहीं पा रही है, या वैकेंसी निकल रही है तो एग्जाम जो है वो पोस्टपोन हो रहे हैं। तो इसको देखते हुए जो है बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो थक जाते हैं, हताश हो जाते हैं, रुक जाते हैं कि जब वैकेंसी निकलेगी तब तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले मैं कह देना चाहूंगा कि वैकेंसी निकलने के बाद में, यानी दौड़ शुरू होने के बाद में, सारे ही लोग जो है दौड़ना शुरू कर देंगे। अच्छा रेसर वो है जो दौड़ शुरू होने से पहले उसको पता है कि स्टेयर का टाइम है, तो वो उस दौरान जो है वो बैठा नहीं रहता है, आराम नहीं करता है, बल्कि वो अपने आप को जो है वार्म अप करता है और उस रेस के लिए तैयार करता है। और वो देखता है बार बार अभ्यास करके कि ये रेस जो 10 मिनट की है या 15 मिनट की है, जो भी सिलेबस है, उस रेस को मैं कितनी देर में कर पाता हूँ, किस परफेक्शन के साथ में कर पाता हूँ। तो आप अपने सिलेबस पे फोकस करें। सिलेबस पे फोकस करने के बाद में आप उस सब्जेक्ट पे जिसको आप पढ़ रहे हैं उस पे धीरे धीरे अपनी मास्टरी बनाएं। जो भी तैयारी आपने की है उस पूरी तैयारी को रिवाइज करें। हफ्ते में एक दिन आपका ऐसा भी होना चाहिए जो कि आपको जो है वो आपने जो तैयारी की है उसको परखने मिले। परखने का मौका कैसे मिलेगा कि आपको कोई ना कोई टेस्ट सीरीज हो, या कोई भी आपके लेक्चर है जिनसे आप संपर्क में हैं, या कोई भी लोग का जो आपका सीनियर स्टूडेंट है जिसे आप जानते हैं, तो आप उसको बताओ कि भाई ये सब्जेक्ट मेरा तैयार है, कि आप तैयारी कर लेते हैं। कई स्टूडेंट ऐसे बहुत सारे मिलते हैं मुझे, और मेरे साथ भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे तैयारी करते थे जिनको सारी बातें याद रहती थी। वो जो उन्होंने पढ़ा है वो सारी चीजें आनी चाहिए। एग्जामिनर के सामने आपका चेहरा नहीं है, एग्जामिनर के सामने आपकी कॉपी है जिसमें वो सारी बातें आनी चाहिए जो आपने है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो एग्जाम नहीं देते हैं या प्रैक्टिस नहीं करते हैं लिखने की, तो वो अपनी बात जो है वो सही शब्दों में उन एग्जामिनेशन पेपर में जो है वो लिख नहीं पाते हैं। जब आप टेस्ट देंगे, एक क्वेश्चन को 2-2 बार लिखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जो छोटी छोटी जो चीजें हैं लो में, जो कि एक बेसिक आंसर में जो है वो आनी चाहिए, वो कई बार जो है हम भूल जाते हैं। आपको मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाऊंगा
कि आरजीएस की तैयारी जब आप कर रहे हैं कि कैसे करनी है, तो उस बात को ध्यान रखने के लिए मैं एक छोटा सा किस्सा आपको सुनाऊंगा। हुआ ये कि जैसे मैं आपको जैसे बताया कि मैं लॉ कॉलेज, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में जो है अध्ययनरत रहा हूँ, और एलएलबी फर्स्ट ईयर में जो है हमने जो है मैंने जो है टॉप किया, और तैयारी के लिए हम एक जज साहब से मिलने के लिए गए। एडीजे थे वो, उनसे टाइम लेकर हम उनके घर पहुंचे। हमने उनको बताया कि भाई मैं जो है आरजीएस की तैयारी करना चाहता हूँ, तो आप मुझे बताएं कि कैसे है। तो मैंने उनको ये बताया जिज्ञासा बस की भाई मैंने जो है एलएलबी जो है गवर्नमेंट कॉलेज टॉप किया है। तो इस बात को सुन के जो है वो जो अधिकारी थे, एडीजे साहब थे, उन्होंने एक बात कही मुझे कि एलएलबी की पढ़ाई जिस तरह से हमारे यहाँ होती है सामान्यतः क्या होता है कि 10 क्वेश्चन जो है 12 क्वेश्चन जो है आप तैयार करते हैं, और उस 12 क्वेश्चन में से जो है आपको 5 या 6 क्वेश्चन मिल जाते हैं, और उस हिसाब से जो है वो मेरिट बन जाती है, क्योंकि 10 क्वेश्चन से बाहर जाना आपको नहीं है। और कानून के विद्यार्थी भी यही करते हैं कि वो होल सोल में पढ़ाई नहीं करके उन 10-12 क्वेश्चनों पर जो है अपना फोकस करते हैं, और उन 10-12 क्वेश्चन को तैयार करके और एग्जाम देते हैं, जिससे हो सकता है अच्छे नंबर भी बन जाए। ठीक है, ये भी एक तरीका है कि भाई 12 क्वेश्चन उन्होंने तैयार किए, उस एग्जामिनेशन के लिए जो है ये प्रॉपर तैयारी हो सकती है। लेकिन अगर हम वाइड लेवल पर सोचें कि हमें एक अच्छा एडवोकेट बनना है, हमें एक अच्छा न्यायिक अधिकारी बनना है, हमें एक अच्छा जो है विधिक सहायक बनना है, हमें एक अच्छा कानून की जानकारी रखने वाला बनना है, तो आपको बारीकी से पढ़ाई करनी होगी। इसके लिए जो है कोई शॉर्टकट नहीं है। तो उन्होंने जब मैंने उनको बताया कि भाई मैंने जो है वो एलएलबी फर्स्ट ईयर जो है वो टॉप किया है गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में, तो उन्होंने मुझसे जो है ना बिल्कुल बेसिक सवाल पूछे। मेरी किताब को बंद किया और उन्होंने बेसिक सवाल पूछे कि फैक्ट क्या है, दस्तावेज क्या है, बिल्कुल बेसिक जो अपने डेफिनेशन क्लोज में आते हैं। जबकि जो है वो लॉ का स्टूडेंट जो है वो बेसिक जो है वो तैयार ही नहीं करता है, वो सिर्फ 12 क्वेश्चन पढ़ के जाता है। अच्छा। तो मुझे उस दिन ये रियलाइज हुआ कि जो बेसिक एक कानून के विद्यार्थी को जो है जो आना चाहिए, जो याद हो रहना चाहिए, जो कंठस्थ हो जाना चाहिए कि ये चीज क्या है, और आगे बढ़ने के लिहाज से जो है वो बेसिक तैयारी जो डायरेक्ट से है वो ही करनी है। तो उन एडीए साहिबान ने जो है वो एक ही ज्ञान दिया। उन्होंने कहा कि एलएलबी की पढ़ाई अलग चीज है। अब आप जो है एलएलबी के पर्पज से आपने फोकस होकर जो है पढ़ाई की है, अच्छे नंबर लिए आपने, लेकिन अब इन एलएलबी की जो किताबें हैं आपकी, अब आप इनको जो है वो साइड में रख दें। अब आप सिर्फ डायरेक्ट फोकस कर लें, और ये मत सोचें कि आपके एग्जाम में जो है वो एलएलबी के एग्जाम में कितने नंबर आ रहे हैं। आप उसके फोकस आप बाद में करना। सबसे पहले आप जितना भी सिलेबस आपका एलएलबी में है वो डायरेक्ट से गो थ्रू हो, डायरेक्ट से आप अपनी तैयारी करें, फिर क्वेश्चन आंसर कैसे लिखना है इस पे फोकस करेंगे। तो बेसिक तैयारी ये थी। अगर आप दिशाहीन होकर तैयारी करेंगे, आप जैसे हम एलएलबी में अगर सोचते हैं आपको कोई क्वेश्चन बता दे कि 12 या 13 क्वेश्चन तैयार करके या 30-40 क्वेश्चन तैयार करके या एक सिलेबस का कोई एक पार्ट तैयार करके जो है आप किसी एग्जामिनेशन में सफलता प्राप्त कर लोगे, तो ये बहुत मुश्किल है। इसके लिए आपको जो है वो एक पूरी विस्तृत तैयारी करनी होगी। आप अपना जो है मूल्यांकन खुद अपनी नजरों में करें कि जो सिलेबस आप लेकर चले हैं पहले दिन से, वो सिलेबस आपको कितना तैयार है। अगर आपके अंदर से आवाज आती है कि मैंने जो सिलेबस लेकर चला था, जो मेरा टारगेट था, वो मैंने पूरा कर लिया है, तो आप देखेंगे कि जब आप तैयारी कर लेंगे, आप रोज उसको हफ्ते में एक दिन रिवाइज करेंगे, हफ्ते में एक दिन जो है उसका एग्जाम देंगे और डिस्कशन करेंगे साथियों के साथ में कि ये मैंने जो है 1 से लेकर 50 तक सेक्शन पढ़े हैं, इसमें से अगर आपको कोई सवाल है तो आप मुझसे करें। इस तरह से आप आपस में डिस्कशन करेंगे तो आपका जो सोचने का तरीका है वो धीरे धीरे दायरा बढ़ेगा। हो सकता है पहली बार में आपने जो पढ़ा है वो जब आप नेक्स्ट बार किसी से डिस्कस करके, किसी सीनियर के साथ में, किसी बराबर वाले के साथ में डिस्कस करोगे, तो हो सकता है आपको सोचने का एक नया नजरिया मिले कि इस तरह से भी जो है इस सवाल का जवाब हो सकता है। हो सकता है जो आपने पहले पढ़ा हो वो आप जो है प्रॉपर तरीके से समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन डिस्कशन के साथ में जो है वो अच्छे से समझ पाओगे। समझने की थ्योरी है कि कोई भी चीज जो है ज्यादा देर तक अगर आपको याद रखनी है तो रटना उसका एक जो है वो काम नहीं है।
बल्कि आप चित्रों के द्वारा देखकर या फिर डिस्कशन, सबसे बढ़िया डिस्कशन, कि अगर आप किसी टॉपिक पे अपने साथियों के साथ में तैयारी करने के बाद में आप डिस्कशन करेंगे, तो वो जो चीज आपको तैयार होगी वो लंबे समय के लिए तैयार होगी। तो दोनों चीजें आपको तैयार करनी है। एक तो आपस में जो है वो किसी टॉपिक पे जो है वो बहस करके, चर्चा करके हम तैयारी कर सकते हैं। फिर उस चीज को लिख लिख के जब आप बार बार देखोगे कि ये जो गलती है, जैसे आप कोई भी क्वेश्चन, आप अगर आप अच्छे से तैयार है तो आप उस क्वेश्चन को जो है वो नियादित सीमा में, मतलब 50 शब्दों में, कभी 100 शब्दों में उसको जो है वो लिखने की कोशिश करें। और आप देखें कि आपके शब्दों का चयन कैसा है, और आपने जो शब्द चयन किए हैं उस क्वेश्चन को लिखने के लिए, वो कानून की मर्यादित भाषा के अंतर्गत जो है वो सही आंसर बनता है या नहीं बनता है, ये आप जो है अपने साथियों से या अपने जो सीनियर गुरुजन हो या कोई भी आपका जो सीनियर है, जो उसको चेक करके आपको ये बता सके कि आपने आंसर कैसा लिखा है। क्योंकि बार बार तैयारी करना और अपना अपना मूल्यांकन करना, ये दोनों ही बहुत जरूरी है। मुश्किल कुछ भी नहीं है, लेकिन आप ये मानस बना ले कि डेली निरंतरता के साथ में आपको, अगर आपने पढ़ाई के लिए अगर आपने अपना टाइम निश्चित किया है, 4 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, जो भी टाइम निश्चित किया है, वो टाइम आपको किसी भी कीमत पर, किसी भी कारणवश जाया नहीं करना है। उस टाइम पे आपको पढ़ना है तो मतलब पढ़ना है, और पढ़ना भी ये है कि 100% फोकस के साथ पढ़ना है। उस पढ़ाई के समय में जो है फिर दूसरी बात नहीं करनी है, और सारी चीजें जो है वो लिख कर पढ़नी है। जब हम लोग तैयारी करते थे तो एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी और आईपीसी जो है वो उंगलियों पे जो है कंठस्थ होती थी, बोल के सुना सकते थे, एक सेक्शन 1 में ये है, सेक्शन 2 में ये है, और लास्ट तक, और ये प्रैक्टिस करो, ये प्रैक्टिस होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि आदमी को जब सारे सेक्शन याद रहते हैं कि 1 में क्या है, 50 में क्या है, 51 में क्या है, रैंडमली भी अगर पूछ ले तो आप बता सको, तो इससे क्या है कि तैयारी करने वाला का जो है कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इसलिए ये मत सोचो कि ये मुश्किल डगर है, बिल्कुल आसान है उनके लिए जो मेहनत कर सकते हैं, और जो मेहनत नहीं कर सकते उनके लिए सब कुछ ही मुश्किल होता है। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिल सकता। चाहे आप छोटे से छोटा एग्जाम भी ले लो तो भी बिना मेहनत के नहीं कर सकते। और हौसले के साथ में अगर आप फोकस होके निरंतरता के साथ तैयारी करो तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। हर टारगेट को जो है वो अचीव किया जा सकता है। जैसे मेरी एलएलबी जो है 2007 में हमने एलएलबी की थी, और 2007 के बाद में जो है मानस बनाया कि आगे की फील्ड में जो है वो जाना है, और इसकी तैयारी के लिए जो है पूरा समर्पित हो जाना है। तो आप जो है बाहर की दुनिया से मान लो कि 2 साल अपने लिए दे दो, और उसको जो है बाहर की दुनिया को जो है काट दो। आपको कोई फ्रेंड सर्किल नहीं, सिवाय पढ़ाई के किसी तरह का कोई भी जो है सामाजिक सरोकार जो है वो नहीं देखना है। हमें कहीं नहीं जाना है, हमें किसी शादी में नहीं जाना है, किसी फंक्शन में नहीं जाना है, हमें किसी भी दूसरे सामाजिक सरोकारों में नहीं जाना है, केवल और केवल स्टडी। इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं करना है। अगर आप समर्पित होकर 1 साल या 1.5 साल अपने लिए आपने दे दिया, और फोकस होकर साल या 1.5 साल तक आपने अपनी तैयारी निरंतरता के साथ कर ली, इसी तरीके से जैसे मैंने बताया है, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि आप लो फील्ड में जो भी एग्जाम दोगे वो आप जो है क्लियर नहीं कर पाओ। समस्या ये है कि हम शॉर्टकट ढूंढते हैं, शॉर्टकट किसी चीज का नहीं होता है। हमेशा एक फोकस्ड तैयारी जो है, बिल्कुल जो है निरंतरता के साथ में, चाहे कोई भी कंडीशन आ जाए, आपको जो है उस कंडीशन को जो है विचलित नहीं होना है, बल्कि जो है पूरा तटस्थ होकर और अपने समय पर जो है पूरी तैयारी के साथ में पूरा फोकस्ड होके और बिना थके, बिना रुके, नए जोश के साथ में, जैसे ही आपको लगता है कि 6 दिन पढ़ाई कर ली, आप थोड़े थके हुए महसूस कर रहे हो, तो आप चाहे मूवी देखें या अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए आप जैसे मान लो कोई खेल खेलना चाहता तो गेम खेले, लेकिन फिर वापस जो है वो रिफ्रेश होकर पूरे 6 के 6 दिन जो है वो डिवोटेड होकर जो है आप पढ़ाई करें। तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि आप जो है विधि के क्षेत्र में जो है जो भी एग्जाम आते हैं उसमें सफलता हासिल नहीं कर पाओ। अगर इस तैयारी के लिहाज से या लोग में आपको किसी भी तरीके का कोई सवाल है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। आपके टाइम पे आपका शेड्यूल क्या रहता था सर?
देखो, मैं जब पढ़ते थे, हम लोग पढ़ते थे, तो हम लोगों ने फोकस ये रहता था, जैसे सुबह उठ गए तो सुबह उठने के साथ ही जो है अपना कोई भी एक सब्जेक्ट जो भी तैयारी करके है वो सुबह 8 बजे से अपना सब्जेक्ट शुरू कर देते थे। 8 बजे से लेके और 12 बजे तक अपना सिलेबस जो है वो जो भी याद करना है वो किया। 12 बजे के बाद में 12 साढ़े 12 जैसे ही बजे अपना खाना खाया, खाना खा के थोड़ा रेस्ट किया, फिर वापस उठे 3 1 बजे, फिर 3 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक फिर वापस पढ़ाई करते थे और उसके बाद में जो है वो रिलैक्स होते थे। ये डेली का रूटीन था। सुबह उठते ही 8 बजे से शुरू होकर 12 साढ़े 12 बजे तक अपनी जो है वो स्टडी करी। उसके बाद में फिर जो है खाना वाना खाया और रेस्ट किया और दोपहर में वापस हल्की सी 1 घंटे की नींद लेके दोपहर में 3 बजे से शुरू होके और शाम को 7 बजे तक जो है वो पूरी तैयारी की और 7 बजे के बाद में खाना खाया, वापस सो गए। मतलब 8 से 5 से 6 घंटे की तैयारी डेली अगर आप कर रहे हैं तो सफिशियंट है ये। लेकिन आपको वो जो टाइम है उस टाइम पे डिवोटेड होकर और फिर दूसरी चीजों में ध्यान नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फोकस होकर तैयारी करनी है। सर मेंस को लेके आपको आपकी क्या अप्रोच रही है? मेंस को हम लोगों को किस तरीके से देखना चाहिए, कैसे देखो, मैं पहले बता रहा हूँ कि जैसे हमने मेरा जो एग्जाम था, मेरी 2007 में एलएलबी हुई, 2008 में ये वैकेंसी निकली थी, 2009 में एग्जाम हुए थे। ठीक है, तो उस समय जो है वो प्री नहीं होता था, मेंस ही होता था। मैं आपको दो बातें बताता हूँ। आप अपने पुरानी क्लासेस में जाएं, ठीक है, पुरानी क्लासेस में जाएं, आप दूसरी तीसरी क्लास में पहुंच जाएं, ठीक है, आप कोई चैप्टर पुराने जिस भी घर में आपके कोई बच्चे पढ़ते हैं तो आप एक चैप्टर पूरा पढ़े उसका, कोई भी एक चैप्टर, ठीक है। अब पीछे के क्वेश्चनों पे जाए तो आप देखोगे कि अगर आप सीधा क्वेश्चन पे जाएंगे और चैप्टर नहीं पढ़ेंगे तो आप ये मान के चलें तो बीच से क्वेश्चन है वो आप कतई नहीं बता सकते। ठीक है, तो तैयारी आपको इस हिसाब से करनी है कि आपने पूरा जो है सिलेबस एक बार गो थ्रू करना है, पूरा सिलेबस, ठीक है। फिर उस शब्द सीमा में, जो शब्द सीमा उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में तय की जाती है। जैसे हम लोगों ने जब एग्जाम दिया था तो 15 शब्द, 50 शब्द और 100 शब्दों की जो है वो सीमाएं होती थी क्वेश्चन की। तो एक ही क्वेश्चन जो है वो 100 शब्दों में भी आ सकता है, एक ही प्रश्न जो है वो 50 शब्द में भी आ सकता है और 15 शब्दों में भी आ सकता है। आपकी तैयारी करने के बाद आप उसको जब बार बार लिखेंगे, तब जब आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए तब आपकी पकड़ जो है शब्दों पे बनेगी और आप ये देखोगे कि आप 15 शब्दों में अच्छे शब्दों का चयन करते हुए और उस क्वेश्चन को, उसकी पूरी परिभाषा को जो है वो लिख पाओगे। तो जरूरी नहीं है कि आप जो है वो कोई कठिन लैंग्वेज यूज करो, आप सरल शब्दों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन वो शब्द ऐसे होने चाहिए जो कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उसकी पूरी परिभाषा को अपने आप में समाहित करते हुए जो है वो एग्जामिनर के सामने थैंक यू सो मच सर। आप नोट्स बनाते थे क्या? अच्छा, नोट्स कैसे बनाते थे बता दें? बिल्कुल नोट्स, देखो मैं नोट्स बनाता था, बिल्कुल थ्योरी सब्जेक्ट के, जैसे आईपीसी है, मैं जो नोट्स बनाता था, जैसे आईपीसी ऑफेंस है, डेफिनेशन जितनी भी है वो एक रजिस्टर में लिख लेते थे और उसको डेली सुबह शाम पढ़ते थे। चोरी की डेफिनेशन ये होगी, ठीक है, ये 379 में है। तो जितने भी मतलब शुरू से लेके जो भी ऑफेंस है उनकी डेफिनेशन आप अपनी कॉपी में लिख ले और उसको जो है कॉपी में लिखने के बाद में याद करें, ठीक है। रोज पढ़े, सुबह पढ़े, शाम पढ़े, 2 दिन पढ़े, 7 दिन पढ़े, 15-20 दिनों तक आप जब उसको पढ़ेंगे तो आपको सारी जो डेफिनेशंस है वो तैयार हो जाएंगी, उनके सेक्शन भी तैयार हो जाएंगे। अब जब ये सारी तैयार हो जाती है आपको सेक्शन, अब जैसे 379 तैयार हो गया तो 379 के आगे जो है कि 380 में क्या है, 381 में क्या है, वो ऑटोमेटिकली जो है आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन फोकस तैयारी करने के लिए सबसे पहला जो हमने काम किया था वो ये था, आईपीसी में जैसे अगर काम करना है तो सारे के सारे ऑफेंस जितने भी बनते हैं या डेफिनेशन क्लोज में जितनी भी डेफिनेशन बनती है उनको एक को रजिस्टर बनाओ उसका और वो लिखो। और जब तक आप एग्जाम नहीं दो तब तक जब भी आपको टाइम मिले, जैसे हफ्ते में 1 दिन तो रिवाइज करना ही करना है, और जब तक आपकी वो डेफिनेशन पक्की नहीं हो जाए तब तक आप उसको जो है सुबह शाम डेली पढ़ो, जिससे जो है वो शब्द जो है आपके दिमाग में जो है छप जाएंगे। जैसे ही आपको कोई डेफिनेशन पूछे
तो आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। वो डेफिनेशन और वो रजिस्टर आपके दिमाग में जो है वो पिक्चर उसकी चलनी शुरू हो जानी चाहिए। और दूसरे जो छोटे छोटे एक्ट हैं, जो भी एक्ट हैं, ठीक है, जैसे हिंदू लॉ था, मॉडर्न लॉ था, इसके छोटे छोटे नोट्स आप बना सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट से तैयारी की आपने कि सेक्शन 1 में ये है, सेक्शन 2 में ये है, इंटरेस्ट हो जाना चाहिए। जब आप डिस्कशन करोगे अपने साथियों के साथ में, चर्चा करोगे कि फर्स्ट क्लास ईयर को मैं बता भाई तू मेरी तैयारी है, मैं बताता हूँ तेरे को, तो आप न केवल आपके तैयार होंगे बल्कि आपके साथ साथ जो है वो सामने वाले की भी तैयार हो जाएंगे। छोटे छोटे एक्ट जैसे मॉडर्न लॉ है, तो मॉडर्न लॉ में जो भी डेफिनेशन है, इज्जत होगी, खुला विवाह हो गया, ये डेफिनेशन आप एक रजिस्टर में लिखो पहले, और रजिस्टर में लिख के उसको कंठस्थ करो और अपने साथियों के साथ में ग्रुप बनाकर जो है एक दूसरे से पूछोगे, तो वो एक बेसिक मतलब स्थायी रूप से आपको जो है वो तैयार हो जाएंगे ये। और हर सब्जेक्ट के जो डेफिनेशन क्लोज है, जितने भी डेफिनेशन क्लोज है, जो भी शब्द उसमें आते हैं, वो सारे जो है वो आपको तैयार होना चाहिए। उसका एक अलग अलग जो है रजिस्टर जो है मेंटेन होना चाहिए, ताकि आपको जब भी रिवाइज करना हो 10 दिन में, 15 दिन में, 7 दिन में, तो वो जो है वो आप रजिस्टर खोला और आपने उससे जो है सरसरी तौर से सारा रिवाइज किया, और वापस जो है आप टेस्ट देकर जो है अपने आप को मूल्यांकन करें कि भाई आपकी तैयारी किस लिहाज से और कितनी हो पाई है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मैं गगनदीप कौड़ा बोल रहा हूँ जी, पंजाब से। सर मैं फर्स्ट ईयर में हूँ LLB में। सर एक्चुअली मुझे कंफर्म करना था, कुछ आपकी सजेशन लेनी थी कि मुझे कहीं मैं 90% डिसेबल पर्सन हूँ, 90। और मुझे कई बार कई बोलते हैं कि मतलब ये जो LLB करने के बाद आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है 3 साल की, तो कोर्ट में जाना पड़ता है, तो वो एक मूविंग जॉब हो जाती है कि सीनियर का काम करना पड़ता है, मतलब इधर उधर जाना पड़ता है, तो तुमसे नहीं होगा, तो ये काफी डिफिकल्ट होगा तुम्हारे लिए, तो डिमोटिवेट काफी हो जाते हैं। तो क्या ये चीज मतलब बिल्कुल सही है? मतलब ये फील्ड फिर मैं सही फील्ड में आया हूँ, या मतलब आगे मैं क्या करूँ? देखो मुश्किल होता, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले जो आपको जिसने ये कहा है ना कि LLB आरजेएस बनने के लिए आपको जो है वो पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो ये रूल कब का आ चुका है। ठीक है, मेरी कोई प्रैक्टिस नहीं है। मैंने 2007 में LLB का एग्जाम दिया, 2008 में मेरा रिजल्ट आया, और 2009 में मैंने एग्जाम जो है क्लियर करके मैं आरजेएस बन चुका हूँ। तो ये जो कहते हैं कि आपको जो है वकालत करनी पड़ेगी, बिल्कुल जो है वो झूठ कहते हैं। वकालत की जरूरत नहीं है, रूल्स बने हुए हैं, हाईकोर्ट की साइट पर है। किसी भी आरजेएस एग्जाम देने के लिए आपको जो है वो प्रैक्टिस की आवश्यकता नहीं होती है। RSJS का एग्जाम देने के लिए जो डायरेक्ट एडीजे का एग्जाम होता है, जिसमें 35 ईयर की एज चाहिए, उसमें मिनिमम जो है 7 ईयर की प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। इसके लिए आरजेएस के एग्जाम के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो सिर्फ यही है कि आपकी LLB होनी चाहिए। प्रैक्टिस की आवश्यकता। GOD3 का एग्जाम तो मैं LLB के बाद आराम से दे सकता हूँ, लेकिन उसके बीच में जो मतलब ये बोलते हैं कि वहाँ पे सीखने के लिए मतलब कैसे फाइल करना है केस, वॉट एवर, जो भी ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अब मैं ये कह रहा हूँ ना कि मैं नौकरी में आने से पहले एक दिन भी कोर्ट नहीं गया हूँ, एक दिन भी कोर्ट नहीं गया हूँ। ठीक है, लेकिन आप मेरी कोर्ट में कभी आपको अपील होने का मौका मिलेगा, या आप कभी ब्यावर आओ, मैं भी ब्यावर पोस्टेड हूँ, तो आप देखें तो आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो लोग ये बोलते हैं कि जिनकी प्रैक्टिस नहीं है वो जो है वो अच्छे से नहीं हो सकते, तो वो गलत बयान कर रहे हैं। क्योंकि लॉ को अप्लाई करना और किस तरीके से अप्लाई करना है, ये जज का काम है। तो ये जरूरी नहीं है कि दावा कैसे पेश करना है ये आपको नहीं आता। जब प्रैक्टिस करने वाला जो है 1 महीने या 2 महीने कोर्ट में जाकर उस चीज को सीख सकता है, तो आप जो है कोर्ट में प्रिजाइडिंग ऑफिसर की सीट पर बैठकर वो चीज क्यों नहीं सीख सकते? बिल्कुल सीख सकते, बहुत आसान है। गुड इवनिंग सर, मैं कामिनी डाल्टनगंज झारखंड से बोल रही हूँ। सर मेरा सवाल ये है कि अभी जो हम लोग लीगल एप्टीट्यूड पढ़ते हैं, लीगल न्यूज पढ़ते हैं, वो एक नॉर्मल लैंग्वेज से बिल्कुल ऊपर होता है, और हर न्यूज में वो आता भी नहीं है। तो एक तो वो सोर्स नहीं मिलता है हम लोगों को, और अगर वो मिलता भी है तो वो इस लैंग्वेज में लिखा होता है कि हम लोग उसको बहुत अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। तो उसका एक कोई बेहतर बता दें। देखो, जैसे हम लोग जब तैयारी करते थे तो हम लोगों आपको मैं बताऊं कि जैसे आप अगर बैर एक्ट पढ़ेंगे तो बैर एक्ट की लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी क्लिष्ट होती है।
निश्चित रूप से कनिष्ठ होती है। लेकिन आपको जो है अपना आंसर बनाने के लिए, जैसे जब मैं तैयारी करता था तो अनिल कौशिक साहब की जो है गाइड आती थी, और मैं आपको बात करूं कि उसमें जो लैंग्वेज यूज की होती थी क्वेश्चन की, वो बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में उन्होंने जो है वो आंसर लिखे थे। तो आपको मोटिवेशन कोई भी हो सकता है। जैसे मैंने जो अपनी लैंग्वेज जो बनाई थी, अभी भी मैं अगर आपसे बात भी करूंगा या मैं कोई फैसला लिखूंगा, तो जरूरी नहीं है। जैसे आपको मैं अगर कहूँ कि आप जब 10th में थे, आप जब 12th में थे, तब आप ऐसे लिखते थे, तभी ने लिखा होंगे ऐसे, ठीक है। तो ऐसे लिखने की जो कला है या जो शैली है, वो हर आदमी की अलग अलग हो सकती है। तो जरूरी नहीं है कि अगर अब मैं 10 जनों से अगर मैं किसी टॉपिक पे अगर कोई ऐसे लिखा हुआ, तो निश्चित रूप से वो 10 के 10 जो है वो अलग अलग तरीके से उस बात को लिख सकते हैं। तो लिखने का ढंग अलग अलग हो सकता है, लेकिन ऐसा होना चाहिए लिखने का ढंग आपका कि वो समझ में आना चाहिए और सुगमता से समझ में आना चाहिए, और शब्द जो है वो मर्यादित होने चाहिए। ठीक है, आप उसको बेस कहीं से भी उठा सकते हैं। जैसे मैंने आपको गाइड के बाद बहुत कई अच्छे राइटर्स की गाइड्स है जिसमें जो है वो बहुत ही सरल लैंग्वेज यूज की गई है। तो आप उनके कुछ जो क्वेश्चन जो है वो उन्होंने जो लिखे हैं, उन लैंग्वेज को एक पैटर्न के तौर पे जो है वो अपनी लैंग्वेज बनाने के लिए जो है वो रख सकते हैं। सर, ये लीगल न्यूज कहाँ से कलेक्ट करें जो परफेक्ट हो, बिल्कुल हम लोगों को जुडिशरी में डायरेक्ट हेल्प करे? बहुत जगह पे मिल नहीं पाता है। लीगल न्यूज किस टाइप की, आप केस लॉ की बात कर रहे हैं कैसे? सर, जुडिशरी के लिए एक लीगल जो करंट अफेयर्स होता है उसमें एक डेली जो चेंजेस हो रहे हैं और डेली जो अमेंडमेंट्स हो रहे हैं। अरे आप सबसे पहले तो जो है ना, जैसे बहुत सारी साइट्स हैं इस पे आपके सोशल मीडिया पे, आप कोई भी एक साइट आप चुन लें, कोई भी। जैसे हम लोग जो तैयारी करते थे तो हम जो है वो वकील नंबर 1 नाम से ऐप चलती थी उस समय। तो उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट के जो है वो हफ्ते के डेली के जो जजमेंट होते थे वो अपलोड होते थे। तो उस डेली के जजमेंट को जो है गो थ्रू हो गए। ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा, राजस्थान हाईकोर्ट की साइट पे जाओगे तो उस पर भी जो है वो लेटेस्ट जजमेंट आपको मिलेंगे। तीसरा, बहुत सारी जर्नल्स आती हैं जो लेटेस्ट जजमेंट्स आते हैं, जो लेटेस्ट वो आते हैं वो उसमें डिस्कस किए होते हैं। तीसरा, गूगल सर्च आपके पास है। आपको अगर मान लो किसी भी सेक्शन पे लेटेस्ट क्या चल रहा है उसके लिए डिस्कशन करना है, तो आप उसमें टाइप करें, आपको जो लेटेस्ट जजमेंट ऑनरेबल हाईकोर्ट के होंगे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के होंगे, तो वो आपको जो है वो आपके सामने दृष्टिगत हो जाएंगे। आप उससे गो थ्रू हो, ठीक है, उसको पढ़ें। उस पर किसी तरह का कोई डिस्कशन करना है तो आप अपने सीनियर से करें, लेक्चरर से करें, ठीक है, तो आप उसको और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जैसे लेटेस्ट व्यू 167 सीआरपीसी पे क्या चल रहा है, आप इस पे गूगल सर्च पे आप टाइप करोगे तो आपको जो है वेरियस रूलिंग्स जो है वो राजस्थान हाईकोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की और अदर हाईकोर्ट की जो है वो देखने को मिल जाएगी। आप उनका प्रिंट आउट निकालें जो लेटेस्ट वर्जन हो और उसको पढ़ें। एक एक टॉपिक आप लोगों का जो है वो क्लियर होता रहेगा। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, एक्चुअली मैंने जजमेंट्स के बारे में ही जाना था कि जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट आती है जहाँ हम लैंडमार्क जजमेंट पढ़ते हैं, जैसे बरिंदर घोष की जजमेंट हो गई, बार एसोसिएशन वाली जजमेंट हो गई। सर इसको अगर जैसे सर अभी एग्जांपल ले लो सर, अभी मराठा रिजर्वेशन पे आई है जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की सर, उसमें 550 समथिंग पेजेस होते हैं। तो वो इतनी बड़ी जजमेंट को हम पढ़े कैसे, मतलब उसका क्रक्स कैसे पढ़े उसका? देखो, जो आप सबसे पहले जो है ना उसको पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप प्रेयर देखो, क्या प्रेयर थी। जब हम कोई पिटीशन कोर्ट पे लगाते हैं तो हम प्रेयर देखते हैं ना कि यार इसमें स्टेप क्या थे, प्रेयर क्या थी, और ओपिनियन का जो पोर्शन होता है ना वो आप उस जज ने जो लिखा है। जैसे मान लो अब सुप्रीम कोर्ट ने अगर या बॉम्बे हाईकोर्ट ने अगर मान लो डीजी का है या किसी भी बेंच का अगर वो जजमेंट है, मान लो दो जज का है, तो दो निश्चित रूप से दोनों ने अपने अलग अलग जजमेंट लिखे होंगे। तो आपको पूरा जो की जरूरत नहीं है। आप उन्होंने जो विश्लेषण किया है, जहां उन्होंने रिलीफ की बात कही है ना, उस पैरे से 2-3 पैरे ऊपर तो जहां से उन्होंने डिस्कशन शुरू की है कि लीगल पोजीशन ये है और मैं इसको जो है वो क्यों मान रहा हूँ और क्यों जो है वो इसके फेवर में दे रहा हूँ या रिलीफ ग्रांट कर रहा हूँ या नहीं ग्रांट कर रहा हूँ,
वो जो रीजन है ना उसको रिलीफ ग्रांट करने के या नहीं ग्रांट करने के, उसकी में सारा जो है वो जजमेंट का निचोड़ होता है। तो आप उस पर फोकस करके पहले उसको देखें। सर वो लास्ट में लिखा होता है जो रिलीफ समथिंग लाइक हाँ, आप जब जो भी जैसे मान लो सिंगल जज का ऑर्डर है, तो आप सिंगल जज के ऑर्डर को लास्ट तक जब शुरू करोगे जहां रिलीफ उन्होंने ग्रांट किया, ठीक है, कि आई एम इन दिस ओपिनियन, और जो अपनी ओपिनियन लिखना शुरू करता है उससे पहले का जो पैरा है ना आप उसको देखोगे तो उसमें वो लीगल पोजीशन डिस्कस करता है। आप सबसे पहले जैसे मान लो आप जैसे अभी कोई भी जजमेंट निकालो 167 पे जैसे आपने जजमेंट निकाला, तो आपने सबसे पहले उसमें रिलीफ क्या है, किस रिलीफ को लेने के लिए हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में पार्टी आई है, जहां उसको रिलीफ ग्रांट किए नहीं थे डीसी के ने, उससे ऊपर के बारे में जब आप देखोगे जहां से डिस्कशन शुरू हुआ है, तो डिस्कशन आपको मिलेगा लीगल पोजीशन ये है, यहाँ से आपको सारा डिस्कशन मिलेगा कि लीगल पोजीशन ये है और अदर हाईकोर्ट ने ये कहा। तो उस रिलीफ ग्रांट करने के परिप्रेक्ष्य में उसके समर्थन में जो उन्होंने फैक्ट रखे हैं वो सारे उस पैरे में आपको मिलेंगे, और वही हमारे काम के होते हैं, ठीक है सर, थैंक यू सर। है ना। गुड इवनिंग सर। सर evening. हम ये चाह रहे थे कि जो हमारा मतलब कि जैसे आरजीएस जो मेन का पेपर होता है मेंस का, तो सर उसके अंदर हमने काफी लोगों से ये सुना है कि उसके अंदर एज इट इज बेयर एक्ट की लैंग्वेज लिखनी होती है। अगर हम बेयर एक्ट की एज इट इज लैंग्वेज नहीं लिखते हैं मीन्स की चाहे हम उसके अंदर मतलब हम तो हमने सुना है कि मतलब मार्क्स बिल्कुल भी नहीं मिलते, काट देते हैं। ये आपने गलत सुना है, अगर आपने ये सुना है तो वो गलत सुना है। जैसे अब आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, आपको अगर आदेश में क्वेश्चन आए कि चोरी किसे कहते हैं, हाँ जी सर। तो जरूरी नहीं है कि हम बेर लैंग्वेज ही यूज करें। जैसे चोरी की डेफिनेशन है, चोरी की डेफिनेशन के लिए क्या जरूरी है? सर वो 5 एलिमेंट्स हैं चोरी की डेफिनेशन के लिए। हाँ, तो आप इस 5 एलिमेंट्स को अपनी अच्छी भाषा में, ठीक है, कि कैसे करेंगे हम इसको ऐसे शुरुआत कर सकते। कोई व्यक्ति चोरी करता है यह तब कहा जाएगा जबकि वह किसी अन्य व्यक्ति की कोई भी जंगम संपत्ति उसकी सहमति के बिना बेईमानी पूर्ण आशय से हटाता है या अलग करता है, वो चोरी करता है। बस आपको इसमें बेड लैंग्वेज कहाँ है, कोई भी इसको जो है क्वेश्चन को जो आंसर नहीं कर सकता, लेकिन आपकी भाषा सही होनी चाहिए और जो आवश्यक तत्व हैं, जो उस सेक्शन के जो बेसिक है, वो सारी चीजें उसमें आ जानी चाहिए। तो वो क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट जो है उसका आंसर है, उसमें कहीं कोई गलत नहीं है। ओके और सर, हमने काफी लैंग्वेज जो है डायरेक्ट की होनी चाहिए। सर हमने काफी जैसे कि हमारे जो सीनियर्स हैं ना, तो उनसे सुना था कि बेरक्ट की लैंग्वेज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैंने डायरेक्ट में एक भी आंसर नहीं लिखा, ठीक है, और मेरे 100 में से जो है वो 80 नंबर है क्रिमिनल में, ठीक है। ये जो लोग ये कहते हैं कि भाई बेयर लैंग्वेज होनी चाहिए और वो गलत हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने उसको समझा, आपकी भाषा सभ्य होनी चाहिए और जो एलिमेंट्स उस लॉ में जो चाहिए वो उस उस क्वेश्चन के आंसर में आ जाने चाहिए। आप कभी भी जो है ना, मैंने जो अभी गाइड की बात की थी ना अनिल कौशिक साहब वाली, आप उनकी गाइड पढ़े, उन्होंने जो आंसर दिया है ना उसमें आप देख लेना कहीं भी उन्होंने बेर लैंग्वेज को यूज नहीं किया है। उन्होंने बहुत ही अच्छे शब्दों में, बहुत ही सभ्य शब्दों में जो है वो उस क्वेश्चन का आंसर दिया है, और उनकी लैंग्वेज जो है वो मेरे को बहुत, उस समय जो जैसे हम पढ़ाई करते थे तो बहुत ही अच्छी लैंग्वेज थी वो। तो आप किसी भी ऑथर को या इंस्पायर होकर जो है वो उससे अपनी लैंग्वेज बना सकते हैं। कोई आवश्यकता नहीं है कि भाई डायरेक्ट में अगर एसपी पश्चात लिखा हुआ है तो मैं वही शब्द लिखूं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हाँ, जो डायरेक्ट की जो मंशा है, जो वो समझाना चाह रहा है, वो क्वेश्चन अच्छी भाषा में जिसका कोई दूसरा अर्थ नहीं हो वो प्रकट हो जाना चाहिए। ओके सर। सर क्या हमारा जो आरजीएस मेंस का पेपर है उसके लिए बेरक्ट सफिशिएंट है? बिल्कुल सफिशिएंट है, इससे ज्यादा तैयारी जो है ना कोई हो ही नहीं सकती। ओके सर, थैंक यू। सर इसकी एज लिमिट क्या है? ये अभी रूल्स देखने पड़ेंगे, शायद 35 तक है इसकी, 30 या 35 है ना?
आप इसके राजस्थान हाईकोर्ट की साइट पे जाओगे ना, तो आरजेएस रूल्स मिल जाएंगे आपको, तो वो डाउनलोड कर ले। जैसे ये पंजाब में तो 37 है। मैं यही कह रहा हूँ, अगर अलग अलग स्टेट के अलग अलग हिसाब किताब है। आप राजस्थान हाईकोर्ट की जब आप जाओगे साइट पे, ऑफिशियल साइट पे, तो उस पर आपको दिख जाएंगे, ये आपको पीडीएफ मिल जाएंगे वहां पे पड़े हुए, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं रूल्स को। तो उसमें सारा मेंशन है कि एज कितनी होनी चाहिए, एलएलबी होनी चाहिए, वो सारी जो क्वालिफिकेशन है वो उसमें मिल जाएगी आपको। सर इसमें ऐसे राइटिंग के लिए बेस्ट बुक कौन सी होगी, इंग्लिश ऐसे राइटिंग के लिए? भाई आप देखो, अच्छा राइटर आप ढूंढ लें, कोई भी हो सकता है। जैसे हिंदी और इंग्लिश दोनों के जो आपको ऐसे तैयार कर रहे हैं, वो आप जैसे मैंने अभी बताया ना कि लोगों में अपनी भाषा बनाने के लिए आपको किसी न किसी किसी लैंग्वेज की या किसी ऑथर का सहारा लेना पड़ता है। जैसे मैंने बताया कि मैं जब तैयारी करता था और अपनी ओन लैंग्वेज बनाने के लिए जो है, मैंने अनिल कौशिक साहब ने जो लैंग्वेज यूज की उसका मैंने भरपूर उपयोग किया। तो इसी तरह से आपको आपकी भाषा में जो अच्छा ऑथर लगता है, आप जैसे अपने लेक्चर जो हिंदी इंग्लिश के जो लेक्चर हैं, जो लोग की समझ रखते हैं, उनसे आप मिलेंगे, ठीक है, उनसे आप चर्चा करें कि अच्छा ऑथर जिसकी लैंग्वेज जो है वो सारगर्भित हो और आसान शब्दों में जिसने जो है अपनी बात कही हो, ऐसा कोई ऑथर हो तो आप हमें बताएं। उस ऑथर की लैंग्वेज लेकर जो है आप अपने ऐसे जो है वो तैयार करें और उसी हिसाब से आप तैयारी करें। ओके सर। तो जरूरी नहीं है आप सारे ऐसे जो है एक ही ऑथर के लिए, आप जो है जैसे मान लो बहुत सारी किताबों में बहुत सारे सब्जेक्ट पे जो है अलग अलग ऐसे मिल जाएंगे आपको, जहां से आपको जो टॉपिक अच्छा लगता है वहां से वो टॉपिक उठा के जो है आप अपनी खुद की ओन लैंग्वेज में भी जो है वो ऐसे बना सकते हैं। ओके सर। सर डिसेबल्ड पर्सन के लिए तो फिर अलग से बेनिफिट दिए होंगे, हाँ, वो मतलब ये रिलैक्सेशन होगी। बिल्कुल बिल्कुल, वो सारे रिलैक्सेशन और जो रिजर्वेशन जो भी है वो रूल्स में है सारे। ओके सर। गुड सर, इवनिंग सर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तैयारी करने के लिए प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है 2 इयर्स की? कोई तैयारी नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए। आप सिर्फ बेयर एक्ट की तैयारी करें और बेयर एक्ट के अलावा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू। सर प्लीज एक जुडिशियल ऑफिसर की लाइफ का थोड़ा सा बताएंगे सर, कि आफ्टर जज बनने के बाद हमारी लाइफ कैसे चेंज होती है, क्या हमें डिसिप्लिन रखना पड़ता है और क्या? कोई लाइफ चेंज नहीं होती है जुडिशियल ऑफिसर बनने के लिए। हाँ, एक जिम्मेदारी जरूर है। आप ये मानो कि जुडिशियल ऑफिसर 24 आवर्स जुडिशियल ऑफिसर है, तो अगर वो बाहर भी जा रहा है तो आपको एक मतलब हर आदमी को एक सोबर आदमी की तरह जो है व्यवहार तो करना ही करना चाहिए, ठीक है, ये सोसाइटी की जो है रिक्वायरमेंट्स है। लेकिन एक जुडिशियल ऑफिसर होने के नाते जो है आपके एक स्पेशल जिम्मेदारी और आ जाती है कि हो सकता है आप लोगों को नहीं जाने लेकिन लोग आपको जानते हैं, तो आप पब्लिक में जैसा व्यवहार कर रहे हैं हो सकता है कि उसके मन में जो है न्यायपालिका की छवि खराब हो। इसलिए पब्लिक में जब भी जाते हैं तो बहुत ही सोबर होकर जो है आपको व्यवहार करना होता है। बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता, हम भी उसी तरह से व्यवहार करते हैं जैसे जो है हम अपने घरों में करते हैं। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। सर आपका लेक्चर काफी मोटिवेटिंग रहा हम सबके लिए आई थिंक। और मेरे को एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना था कि हम जब आई एम ए स्टूडेंट ऑफ LLB सेकेंड ईयर सर, और जब हम पढ़ते हैं तो पहले हमें गाइड हेल्प बुक से पढ़ना चाहिए और फिर बाद में बेयर एक्ट पे जाना चाहिए, या मैं बताऊंगा, मैं आपको एक राज की बात बता रहा हूँ कि जिस समय हम LLB करते थे उस समय भी यही पैटर्न चलता था कि लोग जो है गाइड से पढ़ते थे, लोग जो है वो कालरा के यहाँ से जो नोट्स मिलते थे उससे पढ़ते थे 10 क्वेश्चन। तो आप उस पर फोकस मत करें, मेरा ये कहना है। जैसे मान लो आपने 10 क्वेश्चन निकाले कि LLB की ये क्वेश्चन बन रहे हैं इस सब्जेक्ट के,
ठीक है, तो सबसे पहले उस क्वेश्चन के जो बेयर प्रोविजन है उससे आप समझें कि ये बात बेयर एक्ट कहता है। उसके बाद में जैसे मान लो मैंने अब ये बात बताई आपको कि आपने बेयर प्रोविजन देखे, जैसे आप एलएलबी सेकंड ईयर के हैं, आईपीसी फर्स्ट ईयर में आती है, सेकंड ईयर में आती है? आई थिंक सेकंड ईयर में सेकंड ईयर में। हाँ, जैसे सेकंड ईयर में है ना, तो सेकंड ईयर में जैसे चोरी डेफिनेशन आती है, चोरी जैसे चोरी की आ गई, तो आपने बेयर प्रोविजन में 379 की डेफिनेशन पढ़ी कि साहब ये चीजें होनी चाहिए। ठीक है, बेयर प्रोविजन पढ़ लिया आपने। अब जब आप आंसर लिखने के लिए जाओगे एलएलबी के एग्जाम में, तो आपको उसको लिखने का एक तरीका मिलता है। हमेशा जो है क्वेश्चन में जब आप किसी भी क्वेश्चन का अगर आप जवाब देते हैं एग्जामिनेशन पर्पज से, तो उसके लिखने के ढंग जो होता है ना, उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जैसे हम लोग जब क्वेश्चन लिखते थे ना, तो हम लोग जो है वो एक जैसे डायग्राम बनाते थे कि 379 बीच में गोला बनाया, नीचे लिखा चोरी 379, और उसके 5 एरो निकाले और जो पांचों तत्व हैं वो उसमें भरते थे पहले। ठीक है, और फिर जो है क्वेश्चन शुरू होता था हमारा। तो एक अलग तरीके से जब आप लिखोगे ना, तो एग्जामिनर को देखते ही जो है वो पहला डायग्राम जैसे ही उसने देखा तो उसको समझ में आ जाएगा कि यार इसने जो है वो पढ़ाई की है और इसको पता है चोरी क्या है। तो वो कोई कारण नहीं है कि आपको जो है वो नंबर काटे। जैसे ही आपने डायग्राम बनाया और एक एक पॉइंट जो है वो पांचों पॉइंट आपने लिखे, और फिर आपने डेफिनेशन लिखी, और फिर आपने डिस्क्राइब करना शुरू किया उस क्वेश्चन को, तो ये मानो कि आपने अपना जो है ना उस क्वेश्चन के लिए 100% दे दिया। आप जब बेयर एक्ट से पूरा पढ़ने के बाद में बेयर प्रोविजन पढ़ लिया, उसके बाद में आप ये जो कार्डा वगैरह पे जो नोट्स मिलते हैं, इसको आप देखोगे तो आप कहोगे कि आप ये वंडर करोगे कि बहुत सारे जो है ना, जो मेन चीजें उस क्वेश्चन में आनी चाहिए थी, वो उस क्वेश्चन में जो है वो होती ही नहीं है उन नोट्स में। तो ये आपको तब पता चलेगा जबकि आप पहले बेयर एक्ट में जो प्रोविजन है उससे गो थ्रू होंगे, और उसके बाद में जो है वो किसी भी नोट्स या किसी भी गाइड का जो है सहारा ले। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। गुड इवनिंग विक्रम सर। हाँ राजेश जी, क्या हाल चाल है? बढ़िया सर, बढ़िया। काफी अच्छी रही, मोटिवेटेड रही आपकी क्लास। मैंने बिल्कुल, आप बढ़िया तैयारी करेंगे आप तो। सर मैं एक चीज पूछना चाह रहा था। हाँ, आज जैसे के लिए सर सब्जेक्ट अब कितने होंगे सर? क्या कह रहे? पहले तो 27 थे ना सब्जेक्ट आज जैसे के लिए। हाँ हाँ, अब अभी मैंने कम किए हैं कुछ। 18 है सर, 18। हाँ, कम किए हैं, तो आप उसको उस पर मत जाओ आप कितने हैं। संख्या ज्यादा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन उतने ही आने हैं जितने अपने करने हैं। ठीक है, आप जब एक बार सब्जेक्ट को तैयार करके रख दोगे तो उसके बाद में जो है फिर वापस उस सब्जेक्ट को आपको देखने की जरूरत पड़ेगी, सिर्फ रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी। और आप जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ही जो है आप जिस भी फील्ड में जाओगे वो आपके काम आना है। बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच सर। ओके, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मैं झुंझुनू से ममता वर्मा। मेरा सर ये क्वेश्चन है कि है ना, कोचिंग करना कितना सफिशिएंट होता है जिसकी तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, या सेल्फ स्टडी सफिशिएंट है? देखो, कोचिंग अगर किसी को कोचिंग की फैसिलिटी मिल रही है तो लेने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, कोचिंग है क्या? बेसिकली कोचिंग आपको ये सिखाती है कि हाउ टू स्टडी, कैसे पढ़ना है। ठीक है, कोचिंग करने से कुछ नहीं होगा। आपको कोचिंग से सिर्फ ये पता चलता है कि आपको कैसे पढ़ना है, पढ़ना आपको खुद ही पड़ेगा। ठीक है, और कोचिंग से ये फर्क पड़ता है कि आप एक सिटिंग बनना शुरू हो जाती है, वो आप घर पे भी कर सकते हैं। कोचिंग से आपको ये होता है कि आपको जैसे कोचिंग में मान लो आपके 60 से 70 स्टूडेंट है, तो उन 70 स्टूडेंट के बीच में जब आप एग्जाम देते हैं तो आपको अपनी पोजीशन पता चलती है कि आप जो है उस बैच में कहाँ खड़े हैं। बस ये उसका फायदा होता है। कोई आवश्यकता नहीं है कि जो सेल्फ स्टडी करता है वो जो है आरजेएस या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस नहीं हो सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। तैयारी खुद ही करनी पड़ती है। कोचिंग से ये हो सकता है कि आपको जो है वो हो सकता है कुछ चीजें जो है आपको लेटेस्ट पे पता चले, और कोचिंग से ये होता है कि जो आदमी आपको कोच कर रहा है
वो एक्सपीरियंस होल्डर होता है, उसको थोड़ा सा पता होता है कि एग्जाम किस तरह से आता है और किस तरह से क्वेश्चन लिखना चाहिए। तो वो चीजें आपको जो है वो फर्स्ट पेज पर जो है वो बता देता है कि भाई इस तरह से आपको तैयारी करनी है, इस तरह से आंसर लिखने हैं। इसके ओके अलावा सर, थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू सर। सर आपका काफी मोटिवेशनल क्लास रही। आपका थैंक यू करने के लिए हमारे ममता स्टूडेंट है, वो आपका थैंक यू करेगी। Good evening, sir. Good evening, everyone. My name ममता कुमारी from पंजाब। आज हमारे बीच में जो हमारे माननीय विक्रम श्रृंखला जी आए और जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस, अपनी नॉलेज हम लोगों के साथ शेयर की और हमें बताया कि अगर हमें किसी भी एग्जाम में जाना है तो अपनी प्रिपरेशन किस तरह से करनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर कि आप हमारे बीच आए, हमें मोटिवेट किया, नया मार्गदर्शन दिया। थैंक यू सो मच सर। इसी के साथ मैं धर्मवीर सर का भी थैंक यू करती हूँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से हमें आज ये नया प्लेटफॉर्म मिला है। उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की, जिससे हम जैसे बच्चे जो अलग अलग जिले से बिलोंग करते हैं, हमको एक नया प्लेटफॉर्म मिला, हम एक जगह इकट्ठे हुए और हमें नॉलेज मिली, जिसका हम लोगों को बहुत ज्यादा लाभ हुआ। थैंक यू धर्मवीर सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। एक बीच में आवाज आ रही थी, किसी का कुछ पूरा है क्या? हाँ, किसी का कोई क्वेश्चन रह गया क्या? नो सर। सर थैंक यू। हेलो, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हेलो विक्रम सर। हाँ, विक्रम सर। हाँ हाँ गगन जी। हेलो सर, आपके लिए एक लाइन थी कि कौन कहता है कि इस दुनिया में रिश्ते नहीं होते? कौन कहता है कि इस दुनिया में रिश्ते नहीं होते? हमसे पूछो, हमारे सामने बैठे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आप बढ़िया तैयारी करें, जितना हम सहयोग कर सकते हैं। हम आप छोटे भाई हैं हमारे, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हेलो थैंक यू वेरी मच सर। सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, जैसे आरजीएस के एग्जाम सर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होते हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल, आप अपना मीडियम चुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और सर आपने सर कैसे कौन सा मीडियम रखा हुआ था जब आपने एग्जाम दिया? मेरे पास हिंदी मीडियम था। अच्छा, हिंदी मीडियम। हाँ ठीक है सर। आपको सिर्फ फोकस करके आपको दोनों लैंग्वेज जैसे हिंदी इंग्लिश जो है उस पर पूरी तैयारी के साथ में जाना पड़ेगा, क्योंकि लैंग्वेज के जो सब्जेक्ट है ना, तो वो आपकी मेरिट बनाते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर आप हमने Thank you, sir. हमारे कीमती टाइम निकाला है, आप इसके लिए बहुत बड़ा थैंक यू सर। थैंक यू सर। सभी कोर्टें बंद है, हमारी कोर्टें बंद है और सभी जो है वर्चुअल है। भी सर। हाँ, आपने याद किया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। ओके सर आपकी हेलो हेलो थैंक यू सर। सर आपकी सर पोस्टिंग कहाँ पे है अभी इस वक्त? मैं अभी ब्यावर हूँ, ब्यावर पोस्टेड हूँ मैं अभी। बिहार में? ब्यावर अजमेर। जावर अजमेर। सर अजमेर के हाँ। पास जो ब्यावर है वहाँ? हाँ ब्यावर में, बिल्कुल एसीजीएम ब्यावर हूँ मैं यहाँ पे। सर मैं अजमेर से ही बोल रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। थैंक यू सर। ओके थैंक यू। हेलो हेलो थैंक यू सर। हेलो सर। हेलो हेलो। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मैं आपको मिला था एक बार, आप गंगानगर आए थे और आपने बहुत ही, उस टाइम हम 2017 में थे, LLB कर रहे थे। आप उस टाइम भी हमको आपने बहुत गाइड किया था। हम आपको एक बार मिल चुके हैं। क्या गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में? नहीं सर, नहीं सर, आपके साथ और भी आपके दोस्त आए थे, उसके आगे से हमें मिलने का अवसर मिला था गंगानगर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी सर, थैंक यू सर। बढ़िया, आप तैयारी करें, हाँ जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। हाँ जी सर, थैंक यू। थैंक यू सर। ठीक है धर्मवीर जी, शिफ्ट ऑफ करें? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल विक्रम जी, सर। नमस्कार। हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल टाइम दिया और बहुत अच्छा। आप हमारे गुरुदेव भी अरे आपसे विक्रम जी बात करना चाह रहे हैं। सर नमस्कार। हमारे सर भी बैठे हैं, इन्होंने पहले बताया मेरे को तो सबसे पहले सर नमस्कार।
क्या हाल है सर? आपने आपका जो है ना पूरा मार्गदर्शन रहा मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच। नहीं बिल्कुल, आज आपको सुना बढ़िया लगा, बच्चे बढ़िया अच्छे आपने गाइड किए। नहीं बिल्कुल, थैंक यू वेरी अच्छा मच। लगा, कई सालों बाद मिल रहे हैं अपने। हाँ बिल्कुल सर, काफी टाइम हो गया, लंबा मेरे ख्याल से 17 एक बार आया था मैं गंगानगर, उसके बाद में प्रताप में पोस्टिंग मिला थे अपने कॉलेज। हाँ उस समय, उसके बाद में आने का अवसर नहीं मिला सर। बढ़िया लगा, आज आप लोगों से मुलाकात हो गई, धर्मवीर जी ने करवा दी। बिल्कुल धर्मवीर जी ने करवा। आज सोचते हैं भाई को, क्या बढ़िया है। बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया था, ओके मिलना सर, था। गंगानगर आता हूँ तो मिलता हूँ सर, है ना? ओके सर, ओके ठीक है बॉस, थैंक यू थैंक यू। ओके ओके ठीक है धर्मवीर जी। हाँ ठीक है सर, ओके, थैंक यू थैंक यू। ओके हाँ बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके थैंक हाँ, हमारा संपर्क बना रहेगा, जैसे जैसे आगे भी हमारे को जैसे आपकी जरूरत पड़ेगी तो बुलाते रहेंगे हम। बिल्कुल जरूर जरूर, थैंक यू। हाँ जी ओके थैंक। हाँ और थैंक यू सर। हाँ थैंक यू सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी सर। थैंक यू सर, धर्मवीर सर। हाँ थैंक यू धर्मवीर सर। हाँ थैंक यू सर। हाँ थैंक यू जी, थैंक यू धर्मवीर सर। हाँ थैंक यू वेरी मच सर, हाँ थैंक यू। यू आर वेलकम वेलकम। हेलो। हाँ सज्जन जी। हाँ सर नमस्कार सर। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। सर आपके मार्गदर्शन से सर पता चला कि हमारे बीच में बहुत से मतलब है, मुझे लगा कि शायद गंगानगर के स्टूडेंट है या पंजाब के, बट हमारे साथ जो आपके साथ जो स्टूडेंट अटैच है, कोई बिहार से कोई यूपी से, तो आज सर सुनने में मिला तो काफी खुशी हुई कि इतने मतलब बाहर शहरों से भी आपसे स्टूडेंट मतलब ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल पूरे ऑल ओवर इंडिया से अपने जुड़े हुए, ये मिनी इंडिया बन चुका है अब। बिल्कुल सर बिल्कुल। हाँ इसको अपने को जोश बनाए रखना है और यहाँ से अपने को अच्छी तैयारी करके कहीं ना कहीं सेट होना है। बाद में आपको एक ये एहसास होना चाहिए कि हमने वहां से तैयारी करके और आज इस पोस्ट पे बैठे हैं। जी सर, बिल्कुल सर। हाँ बिल्कुल सर, हम लोग बहुत मेहनत करेंगे। हाँ बिल्कुल, गाइड आपको करने के लिए हम बैठे हैं। जैसे जैसे आपको बुक की जरूरत होगी, कोई नोट्स की जरूरत होगी, कोई किताब की जरूरत होगी, या कोई आपको कौन से पेपर की किस तरीके से तैयारी करनी है, वो सारी हम यहाँ से इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बताएंगे और सारी चीजें उपलब्ध कराएंगे। बस आपको तो डेडिकेशन चाहिए, रेगुलरिटी चाहिए। बस कंटिन्यूटी सर। हाँ जी, कंटिन्यूटी, एक अथॉरिटी मेंटेन हो जाती है, आपको अथॉरिटी मेंटेन, टाइमिंग फिक्स है कि इस टाइमिंग पे पहुंचना है, तो ये चीज बहुत बड़ी रहती है। हाँ बस टाइमिंग और रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। बहुत बहुत आभार सर आपका। हाँ बिल्कुल, बस आभार तो हेलो। हाँ जी सर वो एक आपने बेयर भेजा था, वो ना मिसप्लेस हो गया, एक्चुअली फोन खराब हो गया था। अच्छा। तो आप जो मतलब आपने जो भेजा था एक बार, वो हिंदी में भी था और इंग्लिश में भी था, दोनों में था। अच्छा। तो वो आप एक बार सेंड कर दोगे मुझे? हाँ एक बार लिख करके नीचे मैसेज डाल देना कि मेरे को दोबारा चाहिए, तो मैं भेज दूंगा। हाँ जी सर, मैं भेज देता हूँ। ठीक है। हाँ जी। हाँ और कोई न्यू स्टूडेंट हो तो वो न्यू स्टूडेंट क्या है, अपने साथ मैसेज के ऊपर मैसेज डाल देगा, मेरा जो मोबाइल नंबर है उस पर मैसेज डाल देना, जिससे आपको मैं ग्रुप में जोड़ सकूं और उनका लाभ आपको मिल सके। हेलो सर। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग सर, आई एम फ्रॉम श्री गंगानगर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, LLB फाइनल ईयर स्टूडेंट, करण धवन। अच्छा, ओके। सर आप कहाँ से हैं? मैं अपने SD कॉलेज गंगानगर ही हूँ। अच्छा। हाँ। मेरे पास अभी फ्रेंड ने लिंक भेजा, तो सर इनिशियल स्टेज क्या करें जुडिशरी के लिए, क्योंकि मैं जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ साथ में। हाँ तो वैसे आपको इतना ही काम करना है, मेरे मोबाइल नंबर पे आपका नाम, क्लास और कॉलेज का नाम लिख के डाल देना, फिर जो रेगुलरिटी के आधार पे आप जुड़ जाओगे, अपने आप पता चल जाएगा क्या करना है। सर कहाँ, यहाँ पे मैं अभी यहाँ मैसेज करूँ? हम जो आपके पास लिंक आया उसके नीचे ही नंबर दे रखे हैं DS बसेर के नाम से, उस पर डाल देना। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। थैंक यू सो मच सर। हाँ ठीक है ममता, थैंक यू थैंक यू सर। हाँ थैंक यू सर।
हाँ, Thank थैंक यू निधि जी, थैंक यू अपूर्वा जी। थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ उत्तम जी, कैसा लगा? बढ़िया रहा? प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम प्रणाम जितेंद्र जी, आप लेट आए? हाँ थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ सर। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नहीं बहुत अच्छा मोटिवेशन था वैसे, देखा मैंने लास्ट। अच्छा ठीक है। बस इसका अब आप लोगों के बीच में लाने का यही है कि हम 6 दिन पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, तो बीच में एक ऐसा अगर पर्सनैलिटी आ जाए तो उससे एक एनर्जी आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, इस जो पर्सनालिटी आती है उनसे एनर्जी के साथ मोटिवेशन भी तगड़ा बढ़ता है सर। हाँ जी, हाँ जी। जो उनके अनुभव होते हैं हाँ, वो काफी मददगार होते हैं। ठीक है सर, प्रणाम। हाँ प्रणाम। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग उत्तम जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आपका आशीर्वाद हमारे साथ बना रहेगा सर। आशीर्वाद नहीं, मैं स्टूडेंट हूँ आपका। नहीं नहीं, स्टूडेंट तो वैसे अपन स्टूडेंट के हिसाब से हो, लेकिन एज के हिसाब से भी तो अपना एक्सपीरियंस तो होता ही है। हाँ बस मैं तो यही है, मेरा इंटरेस्ट थोड़ा बना हुआ है, मैं सोचता हूँ चलो कुछ ना कुछ तो सीखेंगे ही। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर। हाँ जी, हाँ जी, ओके ओके। हेलो। हाँ जी। जी सर, नोट्स मिल जाते हैं क्या आपके थ्रू से, या कोई साइट बता दो आप। क्या जी? नोट्स सर। कौन सी क्लास के? सर फर्स्ट ईयर के। फर्स्ट ईयर के तो अपने सारे देखो बैरिक से अपने पढ़ाई कराते हैं, और जो क्वेश्चन बना रखे वो मैंने सारे डाल रखे हैं उसमें, अपने ग्रुप में डालता रहता हूँ, तो वहां से आप क्या हैंड राइटिंग के नोट्स बनाओ। ओके हाँ ठीक है सर। पठानकोट साइड से कोई फर्स्ट ईयर में कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है, ताकि उसके साथ हम टाई अप कर पाए, जैसे ग्रुप बन जाए हमारा पठानकोट साइड से। पठानकोट कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ता है सर। अच्छा अच्छा, हाँ कोई होगा तो बता देंगे कोई। जब हाँ नमस्कार गुरु जी, नमस्कार। बहुत अच्छा जो सिखाया एक आदमी को टीम में उनको तरीके से आए। मैं ये समझता हूँ कि काफी स्टूडेंट्स को इसमें बेनिफिट मिलेगा और किसी का जो उभरेगा। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू।